सो हाय एवरीवन। पिछले 20-25 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे और मैं आपको ये कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अपनी जितनी भी बची हुई चीजें फिजिक्स की सारी चीजें कवर किया जाएगा और कुछ मैं नई चीजें भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा। आपके एग्जाम में अभी लगभग 40-50 दिन बचे हुए हैं, तो हम इन दिनों में बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बाकी आई होप कि आप क्वेश्चन वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप क्वेश्चंस के ही थ्रू टॉपिक्स को देखिए, बाकी हम कुछ अपनी तरफ से चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आएंगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में और स्नेल्स लॉ को हम कैसे यूज कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट को इक्वल प्रूफ करने के लिए। लेटरल शिफ्ट क्या होता है और लेटरल शिफ्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें चेंज होंगी तो लेटरल शिफ्ट चेंज होगा, और रिफ्लेक्शन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन चीजों पर हम आज बात करेंगे। बाकी आई टुक माई सेल्फ एज अ गुड एक्सप्लेनर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास लाइट। ठीक है, कि एक लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट जैसे ही इस मीडियम पर आकर के इंसिडेंट कर रही है ग्लास लाइट पर, तो यहीं पर आ जाता है हमारा सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है और नॉर्मल टू दैट मीडियम, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इसी पॉइंट से, ताकि हम ये देख सकें कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अपने नॉर्मल रेफरेंस पॉइंट से किधर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब जैसे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये चीजें हो गई। अब ये जो लाइट है नॉर्मली अपना, अगर इसको कोई मीडियम वगैरह चेंज होने की वजह से कुछ भी चेंज ना हुआ होता तो ये सीधे क्या करती है, यहाँ से अपना पाथ फॉलो करके चली जाती। लेकिन इसके बीच में जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज करती है लाइट, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन का लॉ आता है जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो ये लाइट जो है यहाँ से इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो किधर जाएगी। तो जनरली बच्चे रट लेते हैं कि ये लाइट जो है अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन हम इसको एक डेली लाइफ एनालॉजी से समझेंगे कि सपोज आप किसी रोड पर जा रहे हैं और खाली रोड है तो आप बहुत तेजी से जाएंगे। ठीक है, और अगर अचानक से आपको भीड़ मिल जाती है तो जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। तो जब आपकी स्पीड कम होगी तो क्या आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? नहीं। आपकी जब स्पीड कम होगी तो आप जो आपकी दूरी है वो भी कम होगी। ठीक है, तो इस एनालॉजी से सिंपली हम हमेशा के लिए ये याद रख सकते हैं कि जो लाइट है वो नॉर्मल के दूर नहीं पास जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो चुकी है, तो स्पीड कम हो चुकी है तो दूर नहीं जाएगी। ठीक है, और सेम जब आप यहाँ पर आएंगे, ये लाइट जो है ट्रैवल कर चुकी है अपने ग्लास स्लैब वाले डेंसर मीडियम में। अब यहाँ से इसका टाइम है ग्लास स्लैब से बाहर जाने का। ठीक है, तो अब फिर से ये अपना डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल अपना ड्रॉ कर लेते हैं। और अब ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये भीड़ से जो है बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब रेयर मीडियम में जा रही है, इसको खाली जगह मिलने वाला है, तो अब इसकी स्पीड भी तेज होगी और ये दूर तक भी जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज जब ज्यादा तेजी से चलती है तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, यहाँ से दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि 3 एंगल और बने हैं इस पूरे प्रोसेस में। एक, जब लाइट सबसे पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी तो ये वाला एंगल बना जिसको हम कहेंगे R1, क्योंकि ये पहली बार रिफ्लेक्ट हुई है लाइट। ठीक है, और जब ये लाइट यहाँ पर दोबारा पड़ी है इस एंगल को हम कहेंगे R2। ठीक है, और जब ये लाइट बाहर निकली हुई है तब इसको हम कहेंगे E। E क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है, क्योंकि ये लाइट अब पूरे प्रोसेस से होकर के बाहर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को होने के बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ है कि नॉर्मली लाइट को जाना चाहिए था इस रास्ते पर ये जा रही है इस रास्ते पर। तो इस जो रास्ते के बीच में जितना शिफ्टिंग हुआ है, इसी शिफ्टिंग को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मतलब कि इस लाइन से पैरेलली एकदम जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ये शिफ्ट हुआ है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले, ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का क्या सेंस है कि इसमें सिर्फ एक ही कलर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि लाइट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। विबग्योर आप पढ़े होंगे कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड ऐसे करके। तो विबग्योर जो है वो पूरे 7 लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी जो व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट है ये सिर्फ एक लाइट होनी चाहिए किसी में से भी। क्यों? क्योंकि लाइट का जो कलर है ना वो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब ये लाइट जो है एक कलर की होगी तभी ये इन चीजों पर फॉलो करेगी। जैसे ही आप लाइट का कलर चेंज किए तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीजें इमर्जेंट, ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास लाइट पढ़ते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों मीडियम हमेशा फिक्स होने चाहिए, लाइट का कलर फिक्स होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो स्नेल्स लॉ का कांस्टेंट है वो वही कांस्टेंट आएगा। जैसे जैसे हम बदलेंगे तो स्नेल्स लॉ का कांस्टेंट बदलता जाएगा। अब स्नेल्स लॉ की बात आ गई तो देख लेते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है, साइन कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इंसिडेंट एंगल का और उसके रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है। ये लैब में प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है, तो इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन जब सेम रहेंगी तो जो ये इंसिडेंट का साइन है
और जो रिफ्लेक्टेड का साइन है, इन दोनों का जब रेशियो करते हैं तो ये हमेशा एक ही आता है, एक ही कांस्टेंट आता है। आप कितनी किसी भी एंगल पर करो, अभी ये मान लीजिए 60 डिग्री पे, आप इसको घटा के 60 पे, 90 पे कर दो, 30 पे कर दो, 15 पे कर दो, जितना भी इसमें चेंज कर दो, ये रिफ्लेक्शन उसी के साथ आएगा और इसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये नोटिस किया था स्नेल्स ने। ठीक है, फिर उसने ट्राई किया। अब अच्छा एक चीज और कि ये एयर है तो इसका हम मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 और ये एक ग्लास स्लैब है तो इसका N2। अब उसने ये देखा कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस हैं उनके रिफरेंस में भी ये कांस्टेंट जो है N2 अपॉन N1, जिसको हम Ng जो है स्नेल्स के लॉ के हिसाब से आती है। ठीक है, अब हम इसी लॉ का यूज करेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे जो इंसिडेंट एंगल है वो बराबर है इमर्जेंट एंगल के, मतलब ये ई वाला जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको इस लेटरल शिफ्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि ये कब कब वेरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो मैंने बता दी थी कि कलर के हिसाब से चेंज होगा। तो कलर बेसिकली मतलब है वेवलेंथ से। ठीक है, जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, आप जनरली पढ़े होंगे कि जो हम सिग्नल्स यूज करते हैं जैसे कि टर्न या फिर क्रॉस साइन या फिर कुछ भी चेक पोस्ट वगैरह पे, उसको हम रेड से करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो दूर तक हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो विबग्योर वाले में नीचे से ऊपर की तरफ वेवलेंथ जो है वो घटती चली जाती है, तो जो ऊपर वाली लाइट मतलब जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो उसके लिए जो है ये इसका जो लेटरल शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। बढ़ाएंगे मतलब ये मान लो अगर 60 पे है, अगर मैं इसको और नीचे से करके 70-80 करूं तो ये लाइट और दूर तक जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो लाइट है अगर मैं यहां से करूं तो ये और दूर जाएगी और फिर उसी के हिसाब से रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये जो लेटरल शिफ्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको लेटरल शिफ्ट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, अगर आप लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो लेटरल शिफ्ट घटेगा। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखें। और अगर विड्थ ऑफ द मीडियम, कि अगर ये ग्लास स्लैब है, अगर ये इतना चौड़ा था, अगर मैं इसको और चौड़ा कर दूं, यहां तक बड़ा चौड़ा कर दूं, तो जितना देर तक ये लाइट इसके अंदर रहेगी ना, जितना देर तक ये रिफ्लेक्टेड रेस के अंदर रहेगी, अगर ये बहुत बड़ा है यहां तक है तो ये और नीचे आएगी तो ये और दूर से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो उस केस में भी ये लेटरल शिफ्ट जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो विड्थ है उसके हिसाब से, जो इसका इंसिडेंट रे उसके हिसाब से, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के हिसाब से लेटरल शिफ्ट कैसे कैसे वेरी करता है मैंने बता दिया। अब जल्दी से हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसे बराबर होती है। ठीक है, तो हम स्नेल्स के रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि जब पहली बार यहां पर जब रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए तो हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, ये R1 मैंने लिया था। ये क्या होगा, जब यहां पर अगर रिफ्लेक्टेड मीडियम है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका कांस्टेंट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये N2 अपॉन N1 ये आ गया पहली बार में हमारा। ठीक है, अब दूसरी बार फिर से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस बार क्या हुआ कि हम साइन आई मतलब इंसिडेंट, इस बार इंसिडेंट कौन है, R2 वाला। ठीक है, R2 लिख दिए अपॉन रिफ्लेक्शन क्या हुआ है E के एंगल पर, तो इसको लिख दिए साइन E। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, इसको इंसिडेंट लेना, ये रिफ्लेक्टेड, तो E वाला है। ठीक है, तो अब ये फिर से बाहर आ गया ये एयर में, तो इसका मीडियम N1 अपॉन ऊपर वाला N2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहां से एक चीज आप देखो कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, और इस पर ये परपेंडिकुलर है नॉर्मली, तो यहां पर आप ये यहां से ये और ये। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल के बराबर होगा R1 इज इक्वल टू R2, ये इस पे परपेंडिकुलर है और उसी लाइन पर ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो मतलब कि ये साइन R1 जो है इस साइन R2 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि चाहो तो सीधे इस साइन R1 की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ट्रांसफर करके और यहाँ पे पुट कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इजीली इसको सॉल्व कर दे रहा हूं इस तरह से कि अगर ये N2 अपॉन N1 है, ठीक है, और इसी को आप N1 अपॉन N2 लिखोगे तो इसका ये जो है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि आप रेशियो बदल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये N2 अपॉन N1 की जगह पे यही वैल्यू रख दो, 1 अपॉन साइन R1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन R2 अपॉन साइन इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन आई। ठीक है, अब ये R1 और R2 इक्वल है। ठीक है, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो साइन 30 दोनों बार वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कर दिया। अब साइन ई और साइन आई आपस में बराबर हो गए हैं, तो साइन ई इज इक्वल टू साइन आई। ठीक है, तो इस तरह से जब साइन बराबर है तो उनकी वैल्यूज भी बराबर होंगी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे चल के मिलेगी, उसको मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि साइन ऑफ दैट एंगल्स आर इक्वल, तो वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
तो इस तरह से स्नेल्स लॉ का यूज करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है। लेटरल शिफ्ट किन चीजों पर डिपेंड करता है। जो ये प्लेन है, प्लेन कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का सेंस है कि ये हाथ है, तो जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पेज पर है, एक ही प्लेन पर है। ठीक है, प्लेन मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, कुछ इंप्रूवमेंट होगी तो किए जाएंगे। बाकी और भी जितने टॉपिक्स हैं ऐसे ही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूंगा। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू इन लास्ट मोमेंट्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।